दोस्तों, एक 40 साल की महिला हाईवे के किनारे एक झोपड़ी में अपनी दुकान लगा करके ब्रेड समोसा बेचने लगती है और फिर इसी प्रकार से वो अपना गुजर बसर कर रही थी। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता चला जाता है, लेकिन कहते हैं कि इंसान का मूड कब बदल जाए, उसके दिमाग में क्या आ जाए, उसका मन क्या करने लगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। 40 साल की महिला एक दिन वो अपने रास्ते से भटक जाती है और गांव के लड़कों के साथ में वो कुछ ऐसा कृत्य करती है जिसे आप भी सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर 40 साल की महिला के लिए ऐसा सब करते हुए क्या शोभा दे रहा था, क्या उसकी उम्र ये कार्य करने के लिए शेष बची थी। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी आपको एक बार के लिए सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी कि आज के कलयुगी दौर में इंसान अपनी उम्र को नहीं देखता, चाहे उसकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे अपने आनंद से मतलब होता है। एक महिला जो अपने परिवार के साथ रहा करती थी, जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल की थी और जिसका नाम पुष्पा था। पुष्पा अपने पति के साथ रहा करती थी, लेकिन किसी बात के चलते उसके पति के साथ विवाद हो जाता है और विवाद यहाँ तक बढ़ जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं रहती और पुष्पा का अपने पति से तलाक हो जाता है। और जायज सी बात है, जब लड़की का अपने पति से जब तलाक होता है तो फिर वो सीधे अपने मायके का प्रस्थान करती है और पुष्पा भी अपने मायके के लिए चली जाती है। बड़े इत्तेफाक वाली बात है कि पुष्पा ने जब से शादी हुई तब से 40 साल की उम्र उसने अपने ससुराल में बिता ली, लेकिन उसके पति से तलाक नहीं हुआ और जैसे ही वो 40 साल की अवस्था में पहुंची तैसे ही उसका पति से तलाक हो जाता है और फिर वो मायके पहुंच जाती है। अब मायके वाले कितने दिन तक लड़की का साथ निभा सकते हैं, ये तो आप सब लोग भली भांति जानते ही हैं। लगभग 1 या 2 साल तक पुष्पा अपने मायके में रुकी होगी और उसके बाद उसका जो भाई होता है, उसकी जो भाभी होती है, वो उससे कुछ अनमने रहने लगते हैं, उसे अनेकों प्रकार की उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, उस पर रुआब झाड़ने लगते हैं। ये बात पुष्पा पर सहन नहीं होती और पुष्पा सोचने लगती है कि मैं इनके पास आ गई हूँ तो इनके लिए मैं बोझ लगने लगी हूँ, इसलिए अब मैं इनसे भी दूर चली जाती हूँ। तभी पुष्पा यह सोच करके वो गांव से बाहर एक हाईवे निकल रहा था। उस हाईवे के किनारे वो एक गांव की लोगों की मदद से एक झोपड़ी बनवा लेती है और कुछ पैसे उसके पास थे जो उसने बचा करके रखे थे। उन पैसों से वह चाय का जो सामान होता है वो ले आती है, केतली वगैरह, और वहीं बैठ करके चाय बनाने लगती है। एक चारपाई वगैरह डाल लेती है उसी झोपड़ी में और वहीं बराबर में एक और दुकान थी जो किसी और चीज की थी। वहां नल वगैरह गड़ा था, वहां से वो पानी वगैरह लाती थी और वहां पर जो यात्री लोग हाईवे से निकलते थे, जिसको जरूरत होती थी बीड़ी पान गुटखा की और चाय नाश्ता की, तो वो वहीं पर उसी पुष्पा के उस झोपड़ी पर मतलब अपना वाहन रोकते थे और वहीं चाय नाश्ता किया करते थे और फिर बीड़ी गुटखा जो भी उन्हें जरूरत होती थी वो जरूरत का सामान लेते थे। बस इसी प्रकार से पुष्पा की जो जिंदगी थी वो बीत रही थी। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। तब कुछ लोग पुष्पा से कहते हैं कि पुष्पा, आखिर चाय बेच करके इतना मुनाफा तुम्हें नहीं होता होगा, इसलिए तुम इसी के साथ साथ कोई और धंधा शुरू कर दो। तब पुष्पा कहती है कि मैं और कौन सा धंधा शुरू कर दूं, मेरे पास इतना तो पैसा भी नहीं है। तब कुछ लोग कहते हैं कि देखो, पैसे की बात है, मैं तुम्हें 100-200 500 रुपए तो मैं भी दे सकता हूं, इसलिए तुम ऐसा करो कि यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा जो भी होता है और उनके लिए बेचना शुरू कर दो, तो लोग यहाँ चाय भी पियेंगे और जो लोग आते हैं हाईवे पे दूर से आते हैं वो यहाँ चाय भी पियेंगे, ब्रेड पकौड़ा भी खाएंगे और बीड़ी पान गुटखा जो भी होगा वो अपनी जरूरत की सामान खरीदेंगे। फिर ये बात तो पुष्पा के दिमाग में आ जाती है और पुष्पा कुछ पैसे इधर उधर से लेती है, कुछ उसके पास होते हैं, फिर वो सारा सामान खरीद करके लाती है और अपनी दुकान पर ब्रेड पकौड़ा भी बनाने लगती है और चाय भी बेचने लगती है। इस प्रकार से उसे जो भी प्रॉफिट होता है उससे वो अपनी जीविका चला रही थी, अकेली वहां रहती थी। लेकिन उसके पास इतने पैसे का साधन नहीं था कि वो अपनी झोपड़ी में कोई अच्छा साधन कर सके, कुर्सियां वगैरह डाल सके। बस वही एक चारपाई टूटी फूटी पड़ी थी, यात्री लोग आते थे उसी पर बैठते थे, चाय नाश्ता करते थे और चले जाते थे।
धीरे धीरे यूं ही जब वक्त बीतता चला जाता है तो गांव के जो नौजवान लड़के होते हैं जो अपने घर वालों से छुप छुपा करके कुछ ऐसे काम करते हैं कि जिनके बारे में घर वालों को पता न चल जाए, जैसे बीड़ी गुटखा खाना है या फिर और कोई कार्य उन्हें करना है, सिगरेट पीनी है, तो वो घर वालों से बच करके पीते हैं। तो वो उसी पुष्पा की दुकान पर गांव के जो नौजवान लड़के थे वो चला जाया करते थे और वहीं बैठ करके पुष्पा के यहाँ बीड़ी गुटखा जो भी पान मसाला खाते थे और पुष्पा से कहते थे कि देखो हमारे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, अगर हमारे घर वाले पूछें तो उन्हें बताना भी नहीं कि तुम्हारा लड़का यहाँ पर आकर के सिगरेट पी के गया है या फिर गुटखा खा के गया है। पुष्पा कहती है कि मैं क्यों बताऊंगी, मेरा मतलब दुकानदारी हो रही है और मैं अपनी ही दुकानदारी क्यों बंद करवाऊंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम लोग खूब खाओ पियो। अब सभी गांव के लोग धीरे धीरे, जिसको भी पता लगता है कि पुष्पा ने वहां दुकान खोल ली है, तो सभी लोग उसके पास जाते हैं, बीड़ी पान मसाला जो भी होता है वो खरीदते हैं और खरीदने के बाद कोई चाय भी पीता है, कोई ब्रेड पकौड़ा भी खाता है। इस प्रकार से सभी लोग उसके पास आना जाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे यूं ही 1 साल बीत जाती है, लेकिन एक दिन जो गांव का ही लड़का होता है, बड़ा मनचला होता है, जिसका नाम गोलू होता है, गोलू उस पुष्पा के पास पहुंचता है और उससे बातें करने लगता है और कहता है, क्योंकि वो रिश्ते में उसकी बुआ लगती थी, तो वो पूछने लगता है कि बुआ जी एक बात बताओ, तुम यहाँ पर आकर के तुमने दुकान क्यों खोल ली, आखिर बात क्या है, तुम अपने ससुराल से क्यों आ गई। तब वो अपनी पूरी हकीकत बताती है। पुष्पा कहती है, देखो बेटा गोलू, तुम्हारे जो फूफा थे वो हमसे बहुत ज्यादा झगड़ा करते थे, बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे और ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसकी कोई सीमा नहीं रही और फिर हम दोनों का तलाक हो गया और फिर 1 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं अपने भाई और भाभी के पास में, लेकिन अब तो उन्हें भी हम बोझ लगने लगे, वो भी हमसे झुझलाने लगते हैं, हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते और हमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हमने विचार किया कि हम कुछ ना अपना धंधा करें, अपनी जीविका चलाएं। तो फिर यहाँ पर आकर के एक झोपड़ी डाल करके हम ये दुकान चला रहे हैं, बस जो भी गुजारा हो रहा है सही हो रहा है। उसके पास कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, संध्या हो चुकी थी और गोलू कहता है कि बुआ जी अब तो संध्या हो गई है, रोशनी की व्यवस्था करो। वो कहती है कि रोशनी की व्यवस्था हम कैसे करें, एक मोमबत्ती रखी है वही जला लेते हैं और वही रोशनी की व्यवस्था हो जाती है। अब वो पुष्पा रोशनी के लिए मोमबत्ती निकाल करके लाती है, वो जला करके रख देती है, वही थोड़ा सा रोशनी, मोमबत्ती से कितनी रोशनी होती है और बस वही रोशनी हो रही थी और काफी समय, रात्रि के लगभग 10 बज जाते हैं। गांव से कुछ लड़के आते हैं और जो भी वहां पर बीड़ी पान मसाला जो भी खाते पीते हैं, खा के सभी लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन केवल गोलू वहां पर बैठा रहता है। अब जो गोलू बैठा रहता है तो गोलू और उस पुष्पा की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगती हैं। गोलू की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष की रही होगी और वो लगभग 40 से 45 वर्ष की पुष्पा रही होगी। अब दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं, लेकिन नजदीकियां बढ़ते बढ़ते उसी रात कुछ ऐसा कृत कर जाता है गोलू की जिसके बारे में उसने भी कभी सपने में विचार नहीं किया होगा और पुष्पा ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि हम इस उम्र में ऐसा कृत कर सकते हैं। गोलू और पुष्पा जैसे ही नाइट के 12 बजते हैं तब वो एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं और एक दूसरे से के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में पूरी नाइट गोलू पुष्पा के साथ उसी झोपड़ी में बिताता है और सुबह होते ही वो वहां से चला जाता है और कुछ पैसे भी उसे दे करके जाता है। अब पुष्पा के पास वो रोज आता है और रोज 100-200 रुपए दे करके जाता है। इस बात की पुष्पा को लत लग जाती है कि भाई गोलू तो पैसे दे करके जाता है, 100-200 रुपए तो हमें इस चाय ब्रेड पकौड़े में बचते भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो ब्रेड पकौड़े की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग नहीं खरीदते। चाय तो खरीद लेते हैं लेकिन ये पान मसाला है इसमें इतना बचता नहीं है। तब उसे लत लग जाती है और फिर वो किसी को भी मना नहीं करती। गांव के और लोग भी आते हैं, वो लोगों से भी वो नजदीकियां बढ़ाने लगती, उन्हें भी छेड़ने लगती, उन्हें भी असील इशारे करने लगती है। तब वो लड़के भी अब जानते हैं आप कि जब महिला ही खुद किसी पुरुष को इस तरह की हरकत करे, उसे गलत इशारे करे, उसे टच करे, तो फिर कोई भी पुरुष उसे बख्शने वाला नहीं होता है। अब वो भी सभी गांव के लड़के जो होते हैं वो आते हैं और फिर उस पुष्पा के साथ वही सब करते हैं जो रात गोलू ने किया था
और पुष्पा उन सब से भी पैसे लेती है, और पैसे लेती है तो उसे फिर उस बात की लत लग जाती है। फिर वो सारे गांव के जो लड़के आते हैं उन सभी से नजदीकियां बढ़ाती है और सभी से शारीरिक संबंध बनाने लगती है धीरे धीरे, और सभी से पैसे लेने लगती है। अब तो उसकी इस तरह से लत लग गई थी कि वो सभी लड़कों से पैसे लेती थी, शारीरिक संबंध बनाती थी। एक दिन गोलू अपने किसी मिलने वाले लड़के को बुला के लाया था और उससे कहा था कि चलो हम तुम्हें मौज मस्ती करवाएंगे, उस मतलब दुकान पर चलते हैं। वो लड़का कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, उस दुकान पर क्या रखा है? तब वो कहता है कि चलो तो कम से कम मेरे साथ, शाम का वक्त था। अब गोलू कहता है कि देखो ये मेरे साथ लड़का आया है और इससे मैंने बात की है कि जो नाइट हमारे साथ हुआ था वही इसके साथ भी होना है। लेकिन पुष्पा तो इस काम के लिए राजी थी, रेडी थी, और वो किसी को मना नहीं कर रही थी, केवल उसे तो पैसे की जरूरत थी। अब वो भी उसके साथ वही सब करती है, गोलू भी करता है। अब वो दोनों लोगों से पैसे दे करके जाते हैं तो बड़ी खुश हो जाती है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। लेकिन गोलू की कुछ दिन के बाद शादी होती है तो गोलू उसी पुष्पा के पास आता है और कहता है कि देखो बुआ जी, अब हमारी शादी तय हो गई है, अब हम तुमसे नहीं मिल सकते, क्योंकि हम तुमसे मिलेंगे हमारे घर में अगर किसी को पता लगेगा तो हमारा व्यवहार खराब होगा। ये बात जब पुष्पा सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो चिढ़ जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है और कहती है कि ऐसे तुम्हारी शादी कैसे हो रही है, और शादी हो भी जाएगी तो क्या तुम हमसे रिश्ता तोड़ लोगे? हमने तुम्हारे साथ ये किया है, तुमने ये करने से पहले क्यों नहीं सोचा था? वो कहता है देखो बुआ जी, जो हुआ सो हुआ, अब आगे इस बात को यहीं पर दबा दो। वो कहती है कि अगर तुमने हमसे रिश्ता तोड़ा और हमारे पास रोज नहीं आए तो हम तुम्हें समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेंगे, तुम्हारा रिश्ता भी तोड़वा देंगे, तुम्हारे माँ बाप से कहेंगे और सभी लोगों से कहेंगे चिल्ला चिल्ला करके तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ ये किया है, और हम तुम्हें जेल भी भिजवा देंगे। अब गोलू बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन डर के वजह से वो उस दिन तो उसके साथ वो सारा कुछ करता है जो उसने पहले किया था, लेकिन उसके बाद वो शाम को चला जाता है, बड़ा उदास होता है। तभी उसका एक मिलने वाला लड़का होता है, वो पूछता है कि भाई इतना उदास क्यों है? तब वो कहता है कि देखो उस दिन हम लोग उस महिला के पास गए थे दुकान पर, उसके साथ अपने लोगों ने सब कुछ किया था, लेकिन अब मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, धमका रही है कि अगर तुमने हमसे रिश्ता तोड़ा, दूरियां बनाई, तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, बदनाम कर देंगे और तुम्हें पर केस भी लगा देंगे। ये बात जब वो सुनता है तो वो कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत, चलो उसे ही रास्ते से हटा देते हैं। ये दोनों जब आपस में विचार करते हैं, गोलू और उसका मिलने वाला जो मित्र होता है, दोस्त होता है, और विचार करके फिर वो उसी झोपड़ी पर नाइट में लगभग 10 बजे आते हैं, और 10 बजे आने के बाद पुष्पा के साथ वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोनों लोग बहुत ही समय लगाते हैं और काफी रात हो जाती है जब वहां सभी लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, और फिर उसके बाद वो दोनों लोग उसके साथ इस तरह से हैवानियत करने लगते हैं कि उसका गला दबा देते हैं, और गला दबाने के बाद वो चीखने का भी प्रयास करती है, लेकिन एक उसका मुंह दबा लेता है और फिर गला दबाने के बाद उसकी तड़प तड़प करके वहीं मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाती है, वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उस महिला के पास एक छोटी सी मोबाइल थी, उस मोबाइल को वो लेकर के अपने साथ गए थे, लेकिन उन बेवकूफों ने ये नहीं सोचा था कि इस मोबाइल ही हमारी जिंदगी का अंत कर देगी। अब वो मोबाइल तो लेकर के चले गए थे, लेकिन 2-3 दिन जब हो जाते हैं, वहां पर कोई नहीं दिखाई देता, ना ही दुकान वो पुष्पा लगाती है। तब लोग सोचते हैं कि आखिर पुष्पा चली कहाँ गई? 2-3 दिन से उसकी दुकान भी नहीं लग रही है। तब एक व्यक्ति उसमें घुस करके जब अंदर झोपड़ी में जाता है तो बहुत सारी बदबू आ रही थी, मक्खी भिनभिना रही थी। तब वो देखता है कि कपड़ों में लिपटी हुई वो पुष्पा पड़ी हुई थी। तब वो चिल्लाने लगता है, सभी लोगों से कहता है, तो गांव के लोग भी वहां एकत्र हो जाते हैं और फिर तत्काल पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस वहां मौका वारदात पर पहुंचती है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और लाश के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तब पोस्टमार्टम पंचनामा करती है। वो पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तब पता लगता है कि इसकी मौत जो है गला दबा करके की गई है, इसने खुदकुशी नहीं की है। तब पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके भाई के द्वारा तहरीर दी जाती है, जो पुष्पा का भाई और भाभी होते हैं उनके द्वारा तहरीर दी जाती है और तहरीर के अनुसार पुलिस कार्रवाई करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और पूछती है कि इनके पास कोई मोबाइल फोन था। तब वो बताता है कि हाँ इनके पास मोबाइल फोन था और मोबाइल फोन की लोकेशन जब पुलिस ट्रेस करती है, नंबर मिलाती है कि आखिरी बार इनकी मोबाइल के नजदीक कौन सा मोबाइल आया था। तब वो उसके भाई से नंबर पूछती है पुलिस, उस नंबर के द्वारा उस मोबाइल की नजदीकी देखी जाती है कि आखिरी बार कितने समय पर
कौन सी मोबाइल इनके नजदीक आई थी, और फिर उसकी लोकेशन जब पुलिस डालती है तब वही गोलू की लोकेशन पुलिस को मिल जाती है। फिर गोलू उसके घर पर दबश डालती है और फिर गोलू के लिए पुलिस बरामद कर लेती है, पकड़ लेती है और फिर उसे थाने ले जाकर के उससे सख्ती से जब पूछताछ करती है तो गोलू बिल्कुल डर जाता है और पुलिस को साफ साफ बता देता है कि ये महिला इस तरह से हमने इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन ये हमको ब्लैकमेल करने लगी थी और हमारा रिश्ता तय हो गया था, तो मजबूरन हमें इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसके साथ ऐसा करना पड़ा और अब हमने ही इसका मर्डर किया है। ये बात सुनकर के पुलिस भी एक्शन में आ जाती है और तुरंत उसको और उसके दोस्त को मुकदमा दायर करके उसके खिलाफ और उसे जेल भेज देती है। उसका रिश्ता भी टूट जाता है और उसके परिवार वाले भी बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो चुकी थी, जो 40 साल की महिला के साथ इसने ऐसा काम किया और फिर इसकी जिंदगी दांव पर लग गई। तो साथियों, ये कहानी सुनाकर के हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि इंसान जो अपनी हदें पार कर जाता है उसके साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे गोलू के साथ हुआ था। इसलिए हर इंसान को अपनी हद की सीमा में रहना चाहिए। इस कहानी से जो भी आपको सीख मिली हो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ, कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।